got metropolitan cities and then districts and session courts. तो दोनों में जो डिवीजन कैसे है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, और जो सिविल कोर्ट्स हैं इनमें सिटी सिविल कोर्ट्स आ जाते हैं और प्रिंसिपल जज इनको हेड करता है, और उसके बाद कुछ और डेजिग्नेशंस हैं, एडिशनल जज, डिस्ट्रिक्ट जज कैडर, assistant judge, civil judge, senior division, and then registrar. And then in the end, courts of the smaller causes, munsif or junior civil judge court. And the next is on the side of the metropolitan courts, we have got criminal. And in this case, we have got session court. Session court ke niche chief metropolitan courts, metropolitan magistrate courts. And then हमारे पास every state is divided into districts. So at the top of a district, we have got district and session courts. So this is the district level. They are divided into parts. One is district court and then session court. Civil cases are taken up in district court and criminal cases are taken up in session court. The head of the session court is session judge. Session court is followed by judicial magistrate court. And at that level, we have got chief judicial magistrate and judicial magistrates court, second class, and then judicial magistrate second class इसको हेड करता है. और अब जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे ये तो जोग्राफिकल डिवीजन थी, और अब हमारे पास जो सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंगली डिवीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट लेबर कोर्ट्स, दे डील विद लेबर लॉस, फैमिली कोर्ट्स, दे डील विद फैमिली लॉस. And then we have got tribunals. In tribunals, we have got Central Administrative Tribunal, Income Tax Tribunal, Motor Accident Claims, Cooperative, Rent Control, and National Green Tribunal. This tribunal is very much important. So we have got this kind of division. इसको हम पहले भी देख चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं. और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डिवीजन आता है, I will just go through it very quickly. कल वाला पोर्शन में थोड़ा क्विकली एक बार आपको रिवाइज करा दूं so as to तो नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा पार्ट था, तो ये मेरे पास कोर्ट्स आ जाते हैं. तो तो ये हमारे पास एक सिंपल फ्लो चार्ट था जिसको हमने डिवाइड किया हुआ था सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से, और ये इन्होंने एक अजीब सा फ्लो चार्ट दिया. इसमें वी हैव, नहीं ये तो ठीक है, इसमें वी हैव गॉट सुप्रीम कोर्ट राइट ऑन द टॉप. And then high courts. High courts, they are divided into two courts, civil courts and criminal courts. And they are further divided into metropolitan area and district level. And then criminal courts, they are divided into metropolitan area and then again district level. So these are the two main cases. Then we have got union judiciary right on the top. Union जुडिशरी में हमने आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147, ये पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बिलोंग करते हैं. और सबसे पहले हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वी हैव गॉट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया. और जो हमारे पास फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया थी, और उसके ऊपर उस समय 1935 में हमारे पास प्रीवी काउंसिल होती थी यूनाइटेड किंगडम में, और वो हमारी उस समय आप उसको मान लो कि दैट वाज द सुप्रीम कोर्ट. और जितने हमारे मोहम्मद अली जिन्ना या इस तरह के जो टॉप लेवल के जजेस थे, और सॉरी वकील थे, या तेज बहादुर सप्रू थे, ये सभी जो थे प्रीवी काउंसिल में प्रैक्टिस करते थे केसेस. और आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक सिंपल केस की जो तारीख के पैसे जो एडवोकेट्स लेते हैं, दे वेरी फ्रॉम 5 लाख टू 25 लाख. जो नॉर्मल केसेस है उनमें भी सुप्रीम कोर्ट इज वेरी कॉस्टली थी these days. तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास है, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, और ये एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया. तो इसमें हमारे पास प्रेसिडेंट है, ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको अपॉइंट करते हैं. तो इसी तरह से नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट आ जाती है, और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट वो होता है, और साथ में जजेस होते हैं. देन पार्लियामेंट इंटरेक्ट्स विद देम, गवर्नर इंटरेक्ट्स विद देम. ये इनकी अपॉइंटमेंट में
इनके रोल्स होते हैं, इसलिए इन्होंने इसको ऐसे शो कर दिया। नाउ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ए जज जज अपॉइंटमेंट होने के लिए यू शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होने चाहिए आप, पहली कंडीशन। दूसरी, 5 साल का हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल का एज एन एडवोकेट किसी हाई कोर्ट में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दो हाई कोर्ट्स भी हो सकती हैं, जो 5 साल का एक्सपीरियंस भी है ये भी 2 हाई कोर्ट में हो सकता है, और जो एडवोकेट का एक्सपीरियंस 10 years है, इट कैन ऑल्सो बी इन 2 हाई कोर्ट्स। नो मिनिमम एज इज फिक्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करने से पहले कुछ जजेस को कंसल्ट कर सकता है, जो उन्हें लगता है कि मुझे इन जजेस को कंसल्ट करना चाहिए। इन 9 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुड बी अपॉइंटेड एज, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा सीनियर मोस्ट जज है उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको ही अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो इसमें इसने क्या लाइन क्लियरली लिखी है, सीनियर मोस्ट जज। ये 9 जज बेंच का एक फैसला है, दिस इज 9 जज बेंच डिसीजन, कि जो हमारे पास सीनियर मोस्ट जज है उसको ही सुप्रीम कोर्ट में ओनली ही कैन बी द, आप ऐसे बोलिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हमारे पास और कुछ केसेस हैं। इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, प्रेसिडेंट शैल ऑलवेज कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही मे कंसल्ट अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एज ही मे डीम नेसेसरी। वो बाकी जो जजेस है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनको भी कंसल्ट कर सकता है। पावर ऑफ अपॉइंटमेंट इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो बेसिकली क्या है कि जो पावर ऑफ अपॉइंटमेंट है, इट लाइज इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो उससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है ये कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और इससे जो हमारे काफी केसेस भी हुए हैं, जैसे एक बड़ा फेमस कोर्स है, सॉरी केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। जो हमारे पास इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत फेमस केस है, मिसेस इंदिरा गांधी का इलेक्शन अमेठी से नहीं, मुझे लगता है कि बरेली से था वो। तो शिवास, उनका जो इलेक्शन था वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था, और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में और ये कोर्ट की हिस्ट्री में, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और जो कोर्ट का रिलेशन है उसमें ये एक बड़ा ना पाथ ब्रेकिंग स्टेप था। इट वाज ए पाथ ब्रेकिंग स्टेप, इसको हम मान के चलते हैं। और इसी के साथ तो अब क्या हो, जो इस समय भी आप जो देखते हैं वो कोर्ट्स जो हमारे पास, जो लॉयर्स, जो प्राइम मिनिस्टर एक्सेट्रा है, उनकी कोशिश ये होती है कि जो जुडिशरी है ये उनके अंडर काम करे, और जो जजेस अपॉइंट होते हैं दे शुड बी पर्सन्स कन्वीनियंट टू देम। ये उनके कन्वीनियंट लोग चाहिए सुप्रीम कोर्ट, ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ये चीज चाहते हैं। और अब और इसके लिए काम भी होता है, इस समय भी इसके लिए काम हुआ है, और जो मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने भी बड़ी कोशिश की है ऐसे काम करने की। तो ये एक नेचुरल मत की टेंडेंसी है ऑफिसर्स के लिए भी और पॉलिटिकल क्लास के लिए भी। जुडिशरी इज इनकन्वीनियंट। सुप्रीम कोर्ट के जज की उन्होंने कोई टर्म फिक्स नहीं की हुई है, नोट डाउन दिस फैक्ट, नो फिक्स टर्म। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसके लिए देयर इज नो फिक्स टर्म, कोई फिक्स टर्म नहीं है हमारे पास, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। देयर इज नो फिक्स टर्म फॉर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और उसके लिए हमारे पास क्या है, मैक्सिमम एज है, और वो अपना ऑफिस है वो रिजाइन कर सकता है, और उसको
ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी उसको रिमूव भी किया जा सकता है। इसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। आज तक इम्पीचमेंट रंगास्वामी के अगेंस्ट ही मूव की गई है और दैट इम्पीचमेंट आल्सो फेल्ड, और उसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी मैंने कल डिफाइन कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो किसी भी और कोर्ट में एज ए जज एक्ट नहीं कर सकता, फर्स्ट है, और वो किसी कोर्ट के आगे एज एन एडवोकेट भी नहीं एक्ट कर सकता। जो जजेस की सैलरी है, ये पार्लियामेंट बाय लॉ इसका फैसला करती है, एंड दे आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है ये न्यू दिल्ली है, लेकिन इसके बेंचेस कहीं और भी एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि जो भी इसके फैसले हैं दे आर ऑफ एविडेंटरी वैल्यू, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो फॉर्म में होता है, वन इज क्रिमिनल, अदर इज सिविल। Judges are liable for contempt of their own courts। तो ये तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें कर ली, और इसके बाद we have got another important issue। तो वो था ad hoc judges। इससे पहले this things seems to be important, एक हम ये पार्ट जरूर करें। What is collegium system? The collegium system is one where Chief Justice of India and forum of four senior most judges of Supreme Court recommend the appointment and transfers। ये दोनों बातें आप नोट कीजिए कि ये इसमें जो रिकमेंडेशन है that is for two purposes। one is for appointment and second is for transfer। दोनों के लिए जो हमारे पास है कॉलेजियम सिस्टम है, और वो ये दोनों चीजें रिकमेंड करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कैसे इवॉल्व हुआ? तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, उसके जरिए इसको इवॉल्व किया गया। कॉलेजियम सिस्टम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मतलब क्रिटिसाइज किया, और वो ये बोलते हैं कि जिस इससे अंपायर विद इन एन अंपायर, जो कॉलेजियम सिस्टम के आपके जो मेंबर्स हैं वो जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर करते हैं, एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। उनका जो ग्रुप है ये काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो एक इसके बाद जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, इन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये लेके आए, लेकिन ये एक्ट बाद में स्ट्रक डाउन हो गया। और इसमें उन्होंने एक एन जैक में 6 बंदे इंक्लूड कर लिए, these 6 people। और इनमें कौन कौन से थे? फर्स्ट देयर वाज टू सीनियर मोस्ट जजेस, और एक हमारे पास जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सारी जुडिशरी से लॉबी आ गई, और अब पॉलिटिकल लॉबी आएगी। वन इज लॉ मिनिस्टर एंड टू आर अदर इमिनेंट पर्सन। जो इमिनेंट पर्सन को कौन अपॉइंट करेगा? सीजीआई, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लोकसभा। और जो एक बार नॉमिनेट हो गया उसको रीनॉमिनेट नहीं किया जा सकता। तो अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें देयर इज ए क्लियर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अगर कोई जुडिशरी के हिसाब से सही आदमी अपॉइंट नहीं होता तो उसको जजेस वीटो कर सकते, लेकिन गलत बंदे को जजेस वीटो कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ अगर सही बंदे को अपॉइंट करवाना है तो उनको लॉ मिनिस्टर और 2 इमिनेंट पर्संस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये तो सारी है थ्योरेटिकल बातें। प्रैक्टिकली क्या होगा? बार्गेनिंग हो जाएगी कि अगर आप हमारे इस बंदे को वीटो करोगे तो हम कोई भी जज अपॉइंट नहीं होने देंगे। दिस विल बी व्हाट विल बी सेड बाय द लॉ मिनिस्टर। इससे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे, as far as my knowledge is concerned, it was, I think, struck down by the Supreme Court। तो अब ad hoc and acting judges ये क्या हो? तो आर्टिकल जो 127 है ये हमें कहता है अगर कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा ना हो तो किसी भी हाई कोर्ट से वो जज जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होने की क्वालिफिकेशंस पूरी करता हो, उसको एज एन एड हॉक जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जा सकता है। तो जो ऐसा जज होगा
एडहॉक जज जो एक्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट में, तो ही विल हैव ऑल द पावर, प्रिविलेजेस एंड jurisdiction of Supreme Court, and he will be deemed to be the judge of Supreme Court. तो अब हमारे पास jurisdiction of Supreme Court ये क्या है? 3 jurisdiction सुप्रीम कोर्ट की होती हैं. One is original, other is appellate, and एक इनकी एक और रिट jurisdiction भी होती है, एडवाइजरी jurisdiction भी होती है. ये सारी सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग तरह की jurisdiction है. तो अब जो हमारे पास jurisdiction of Supreme Court, it extends to the cases originating in Supreme Court alone. No other court has the power to try such cases. तो इसमें केसेस कौन से आते हैं जिनकी फेडरल नेचर होती है. फेडरल नेचर का मतलब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन वन साइड एंड अदर स्टेट्स आर ऑन द अदर साइड. या कोई ऐसी ट्रीटी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऑपरेशनल होने से पहले की है, और उस केस में भी जो हमारे पास है इसकी जो jurisdiction जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की बनती है. लेकिन कुछ केसेस में ये अप्लाई नहीं होती, जैसे वाटर डिस्प्यूट्स केसेस हैं जिनमें टेक्निकल नेचर होती है, प्योरली टेक्निकल नेचर केस की हो जाती है. However, such jurisdiction does not apply to disputes arising out of the treaty or agreement which is in operation or wherein provided for such exclusion. These matters are first, अगर सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूजन ऑफ jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कोई लॉ बना देती है और ये बोल देती है कि जो इस मामले में डिस्प्यूट्स हो गए दे विल बी आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. और उसमें सबसे पहले जो केसेस आते हैं वो है इंटरस्टेट रिवर की डिस्ट्रीब्यूशन या इंटरस्टेट रिवर वैली का केस हमारे पास सबसे पहले आता है. जैसे फाइनेंशियल मैटर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट हैं, ये आप याद रखिए, ये नॉर्मली हम भूल जाते हैं. एंड एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, आर्टिकल 290. तो ये हमारे पास थी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. और अब अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये कैसे होती है? किसी कारणवश अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ड्यूटी परफॉर्म ना कर सके, उसकी सीट वेकेंट हो जाए या वो एब्सेंट हो जाए, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, तो उनकी जगह पे कोई किसी सीनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जा सकता है. ठीक है ना? The duties of the office shall be performed by such one of the other judges of the court as president may appoint for this purpose. और इसमें जब आप प्रेसिडेंट पढ़ते हो ना, always think it is the prime minister. It is the prime minister. लिख देते हैं हम राष्ट्रपति, लेकिन it is the prime minister. वैसे ऐसे केसेस में ना राष्ट्रपति को मतलब के डिस्क्रिशनरी पावर दे देनी चाहिए, एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न. तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट द सिटिंग ऑफ इन सुप्रीम कोर्ट. तो ये इसमें एक ना बड़ी अजीब सी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, रिटायर हो चुका है, किसी कारणवश हम उसको सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग में कॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें वी विल हैव टू टेक परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और वो एक ऑर्डर करेगा. उस ऑर्डर में उसकी सैलरी, प्रिविलेजेस, अलायंसेस, ये सभी उसमें आ जाएगा. और लेकिन वो ऑर्डर इशू करने से पहले हमें उस जज की कंसेंट भी लेनी पड़ेगी. एंड जो ये हमारा जज होगा जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुआ है, बाद में उसे सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग में कॉल किया जाता है, उस जज को हम सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं मानते. हालांकि अडहॉक जज को हम सुप्रीम कोर्ट का जज मान लेते हैं. तो एपलाटी ज्यूरिसडिक्शन, जो एपलाटी ज्यूरिसडिक्शन होती है, ये 4 कैटेगरीज में होती है. कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, सिविल, क्रिमिनल और अदर्स, आर्टिकल 132. और उसके बाद सिविल मैटर्स, आर्टिकल 133, एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन. क्रिमिनल मैटर्स एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 134. Special leave to appeal, Article 136. Special leave to appeal is issued by Supreme Court in its discretion
It cannot be issued in case of judgment passed by court or tribunal of armed forces. It can be granted in any judgment, whether final or interlocutory. तो ये जो हमारे पास ट्रिब्यूनल्स के केसेस में ये नहीं हो सकते हैं. We have got one or two exceptions. It cannot be issued in case of judgment passed by court or tribunal. It can be granted in any judgment, whether final or interlocutory. क्या? Appellate jurisdiction. The next part जो हम अभी इसका करने जा रहे हैं, तो ये है मेरे पास. It may be related to any matter. जो हमारे पास appellate jurisdiction है, it may be related to any matter, constitutional, civil, criminal, income tax, labor, revenue, advocates, etc. High Court can certify a case involving substantial question of law as to the interpretation of Constitution and thus refer the case to the Supreme Court. Advisory. तो देखिए इसमें ऐसे होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 143 Article 143 of the Constitution provides that if it appears to the President that a question of law or fact has arisen or is likely to arise, or a question is of fact of public importance, तो उस केस में he may refer such a question for advisory opinion of the court. Court may, after such a hearing as it think fit, report to the President its opinion thereon. लेकिन जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के मैटर होते हैं उसमें कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव ओपिनियन. कोर्ट ओपिनियन को मतलब कि ये भी हो सकता है कि ओपिनियन ना दे, लेकिन कोर्ट उस मामले में बाउंड है. किस मामले में? क्योंकि डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ ए ट्रीटी और एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू, कोई एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट से पहले का है और उस एग्रीमेंट के आधार के ऊपर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो कोर्ट्स आर बाउंड टू गिव एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन. जो कोर्ट एडवाइस देती हैं दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट. ही मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट. तो नॉर्मली जो एडवाइजरीज होती हैं ये बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन एक टिपिकल केस है उसमें एडवाइजरीज आर बाइंडिंग. वो हमारे पास जब आगे आएगा देन आई विल टेल. तो आगे क्या है? लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट is binding on all the courts in India. आर्टिकल 141 जो सुप्रीम कोर्ट के लॉस डिक्लेयर किए हुए हैं वो बाकी सभी कोर्ट्स पे अप्लाई होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन. क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनको रद्द भी कर सकती है. आर्टिकल 137 एम्पावर सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट. सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट फाइनल नहीं होती और वो जजमेंट रिव्यू होती रहती हैं. जैसे आज से कुछ साल पहले कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, इट विल रिव्यू इट. हम आगे ये इश्यू को करेंगे डिस्कस. अंडर आर्टिकल 139A सुप्रीम कोर्ट मे ट्रांसफर टू इटसेल्फ फ्रॉम वन और मोर हायर कोर्ट्स इफ दीज इन्वॉल्व सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और ग्रेट सिग्निफिकेंस. सुप्रीम कोर्ट मे ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? अगर किसी लोअर कोर्ट में या एक से ज्यादा लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला सकती है फर्स्ट केस, या किसी एक हाई कोर्ट से केस को दूसरी हाई कोर्ट में शिफ्ट कर सकती है. नेक्स्ट इज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू is the power of Supreme Court to examine constitutionality of legislature enactment and executive order of both central and state government. On examination, if they are found to be violative of Constitution, they can be declared illegal or unconstitutional. देखिए कुछ हमारे पास आर्टिकल 13 है. आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर कोई भी पार्लियामेंट ऐसा लॉ पास करती है जो लॉ फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन करता है, तो वो लॉ जहां तक फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन करता है वहां तक वो नल एंड वॉइड है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है.
तो ये दो केसेस में हो सकता है, एग्जेक्टिव ऑर्डर में भी हो सकता है, लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट में भी हो सकता है। कोई कानून गलत बन गया तो कानून को भी स्ट्रक डाउन किया जा सकता है, या किसी कानून के आधार के ऊपर एग्जीक्यूटिव ने कोई गलत ऑर्डर दे दिया, इवन दैट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन बी स्ट्रक डाउन। तो जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं या आर्टिकल 13 है, ये जो हमारे समाज है या सब्जेक्ट्स है, इनको वैधानिक जुल्म या प्रशासनिक जुल्म से बचाता है। Judicial review is needed for the following reasons: to uphold the supremacy of Constitution first, to maintain federal equilibrium, that is balance between center and state, to protect the fundamental rights of the citizens. Constitution की supremacy को establish करता है, फेडरल इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करता है और फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस को प्रोटेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट यूज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन वेरियस केसेस। तो ये बड़े फेमस केसेस हैं, गोलकनाथ केस 1967, द बैंक नेशनलाइजेशन केस 1970, प्रीवी पर्स अबॉलिशन केस ये सिंधिया फैमिली ने किया था 1971, केशव नंदा भारती केस 1973। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो मतलब कि उसका कॉन्सेप्ट दिया गया था। एंड देन देयर इज मिनर्वा मिल्स केस 1980, इसमें भी इन्होंने कोई बड़ा ना, आगे ये केस को हम करेंगे थोड़े समय के लिए डिस्कस। तो आर्टिकल 24A इसने स्ट्रक डाउन किया था। दो द फ्रेज जुडिशियल रिव्यू हैज नोवेयर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जुडिशियल रिव्यू टर्म नहीं लिखा हुआ। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, ये हाई कोर्ट नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो तीन आधार के ऊपर चैलेंज किया जा सकता है। वन, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, और दूसरा, जिस अथॉरिटी ने वो कानून बना दिया वो उस कानून बनाने की कॉम्पिटेंस उनके पास नहीं थी। सेकंड, थर्ड, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के खिलाफ है। दिस इज द थर्ड पॉइंट। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज नैरोअर देन व्हाट एग्जिस्ट इन यूएसए। जुडिशियल रिव्यू इंडिया का नैरो होता है क्योंकि ये मतलब के प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो करता है। मतलब कि इट कैन नॉट कमेंट ऑन द इंटेंट ऑफ द लॉ, जो लॉ की इंटेंशन या लॉ के बिहाइंड विजडम क्या है ये उसको नहीं देखता। ये सिर्फ ऐसे देखता है वेदर दिस लॉ हैज बीन फ्रेम्ड बाय द एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ। जैसे आर्टिकल 368 के अंडर कोई कानून बन गया तो इट विल जस्ट सी कि ये जो कानून है पार्लियामेंट ने सही पास किया पहले, उसके बाद ये किसी फंडामेंटल राइट को लेटर में तो चेंज नहीं, लेटर में वायोलेट तो नहीं करता। ये दो तीन बातें देखते हैं। तो कोई पॉलिसी ऐसी भी हो सकती है विच मे नॉट बी वायोलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड विच हैज बीन मेड, और कोई कानून को बनाया गया बाय फॉलोइंग द एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ, बट स्टिल द इंटेंशन बिहाइंड द लॉ इज नॉट गुड। जैसे मैंने कल भी आपको बात बताई थी, application of concept of creamy layer to schedule caste, to reservation of schedule caste। तो एक जो इंडिया की कोर्ट्स है ये रीजनेबलनेस, सूटेबिलिटी और पॉलिसी इम्प्लीकेशन के ऊपर बात नहीं कर सकती। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है ये लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो उस तरह से there is visible friction between legislature and executive। जैसे हिंदुस्तान में ऐसे होता है, प्राइम मिनिस्टर सिट्स इन द पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे सिट इन द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में बिल मूव करते हैं, सिलेक्ट कमेटी को जाता है, फिर डिबेट होती है, फिर बिल पास होता है। दे आर ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। और जो हमारे हिंदुस्तान में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, इट हेल्स फ्रॉम और कम्स फ्रॉम लेजिस्लेचर। अमेरिका में ऐसा नहीं होता।
अमेरिका में प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड, जो जब उसको एक बार इलेक्ट कर लेते हैं फिर वो अपने सेक्रेटरी सिलेक्ट करता है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनका हमारे फॉरेन मिनिस्टर का उसका स्टेटस होता है। तो अब उसमें क्या है, सेनेट है या कांग्रेस, कांग्रेस एक लॉ पास कर देती है, फिर सेनेट पास कर देती है लॉ, और फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। नाउ प्रेसिडेंट लॉ मेकिंग में उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, तो इसीलिए प्रेसिडेंट जो है, एज ही इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉ मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग और लेजिस्लेशन और फॉर्मेशन ऑफ लॉस, ही इज नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर मेकिंग लॉस। उसके पास तो कानून बन के सामने आ जाता है, आइदर ही कैन साइन इट और ही कैन वीटो इट। अगर वो उसको वीटो करता है तो उसको एक क्वालिफाइड मेजॉरिटी के साथ पास कर दे, देन दे कैन ओवररूल द वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अब ये सभी केसेस में जो वहां की कोर्ट्स हैं, दे आर वेरी मच पावरफुल, दे कैन सिट ऑन द टॉप, सिट बिहाइंड द लॉजिक और इंटेंशन ऑफ द लॉ, एंड दे फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और भारत में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इतनी पावरफुल है, इसीलिए कई लोग अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का थर्ड चैम्बर ऑफ लेजिस्लेचर या सुपर लेजिस्लेटिव कह देते हैं। अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, बट टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। तो हिंदुस्तान में क्या है, मैं थोड़ा सा इस बात पे अच्छी तरह से कमेंट करता हूँ। यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, जुडिशरी इज सबड्यूड, और हिंदुस्तान में पावर ऑफ पार्लियामेंट इज लिमिटेड बाय जुडिशरी एज वेल एज बाय द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट शक्तिशाली। फिर तो ये बात आ गई। और दूसरी, हमारे पास हिंदुस्तान की जुडिशरी उतनी पावरफुल नहीं है जितनी अमेरिका की जुडिशरी पावरफुल है। व्हाई? बिकॉज अमेरिकन जुडिशरी कैन सिट अप, कैन इवन कमेंट ऑन इंटेंट बिहाइंड द लॉ। और ये मतलब कि इंडियन जुडिशरी जस्ट चेक्स द लीगैलिटी ऑफ ए लॉ, वेदर इट इज मतलब कि वैसे तो इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द, ये एक बात ही चेक करती है वेदर एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर हैज बीन फॉलोड ड्यूरिंग लॉ मेकिंग और नॉट। बस ये एक बात चेक करती है। इफ यू मेक ए मतलब के फनी लॉ बाय एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ, देन इट वॉन्ट स्ट्रक इट डाउन। हमारे इंडिया में कुछ ऐसे लॉज हैं विच आर वेरी मच फनी। जैसे आप किसी गांव का नाम पार्लियामेंट में बिल मूव किए बिना चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। कुछ ऐसे लॉज हैं मतलब कि वो जड़े किसी ने समय से ठीक ही नहीं किए। एंड नाउ other powers besides above, Supreme Court has numerous power. It decides on disputes regarding the election of president, disputes regarding the election of president and vice president. In this regard, it has original और exclusive jurisdiction। मतलब कि ये सभी केसेस दे विल बी टेकन अप only in Supreme Court, and it is the final authority. Now, inquiry into the conduct and behavior of chairman and member of Public Union Public Service Commission on reference made by President. If it finds them guilty of misbehavior, it can recommend to President for removal. The advice tendered by the Supreme Court, हाँ मैं तो गल कही सी ना, advice tendered is normally not binding, but in this case, read it. The advice tendered by the Supreme Court is in this case in which behavior has to be inquired.
जिसमें कोई इंक्वायरी करके रिपोर्ट करना होता है, इन दैट केस एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। मैंने अभी आपको करवाया था एडवाइजरी जो जुरिस्डिक्शन में, तो फर्स्ट पॉलिटिकल केसेस में तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है एडवाइज ही ना करे, बाकी केसेस में अगर एडवाइस करती है, ओपिनियन देती है, देन इट इज अप टू द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और नॉट। बट इन दिस पर्टिकुलर केस in which inquiry is to be conducted on the behavior of somebody, whether it is the chairman or member of the Union Public Service Commission, तो उस केस में जो उनकी एडवाइस है वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर। It is authorized to withdraw the case pending before high courts and dispose them by itself. सपोज कोई ऐसा केस हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को ये फील होता है कि ये हाई कोर्ट में नहीं सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, and then it can also transfer case or appeal pending before one high court to another high court। तो ये भी हो सकता है, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में भी ये अपील को मूव कर सकते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में एक आतंकवाद का केस चला था, उसका फैसला जो था गुरदासपुर के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने किया था। तो the Supreme Court's jurisdiction and powers with respect to the matter in the union list can be enlarged by the parliament। पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट के मैटर में सुप्रीम कोर्ट की jurisdiction को एनलार्ज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट jurisdiction and powers with respect to the matters of union list can be enlarged by parliament। Further, its jurisdiction and power with respect to other matters can be enlarged by special agreement between center and states। नेक्स्ट केस, ये हमारे पास कुछ जजेस की लिस्ट है, तो ये आप इसको इंटरनेट से देखिएगा, यहाँ से नहीं देखिएगा, क्योंकि हमारे पास ये लिस्ट काफ़ी, इसकी तो काफ़ी पुरानी है, मेरे पास रिसेंट भी है लेकिन दैट इज़ आल्सो नॉट रिसेंट। तो इसमें जो जजेस की लिस्ट है बस एक याद रखिए, H.J. कानिया, ये हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, हीरालाल कानिया। इसके बाद एक और इनका बेटा था कानिया, तो उसके नाम के एंड में भी कानिया आता था, इवन ही रिमेन्ड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसके बाद हमारे काफ़ी ज़्यादा जजेस हैं और अलग अलग कम्युनिटी से हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। और अब इसके बाद हमारे पास पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो अपने कानून च एक बड़ी वड्डी प्रॉब्लम है, आम तौर के उत्ते केस अग्रीव्ड पार्टी कर सकती है। कई गरीब लोग होंगे बेचारे, वो वकीलों का खर्चा नहीं दे सकते होंगे, वो आई रह जाते। फिर वो कहते हैं कि जो कि पब्लिक स्पिरिटेड बंदे है, तब वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मूव कर सकते हैं, इनू पिल कहते हैं। तो जो कोर्ट के किसी को केसेस ना मिलन तो कई वकालत शुरू करने लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करनी शुरू कर देते हैं, तो वो प्रोसेस ऑफ लॉ के नाल जी पब्लिसिटी भी मिल जाती है। तो प्रिंसिपल, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट्स इन द कंट्री, बट इन रियलिटी मतलब कि प्रिंसिपल च तो ये कहना है कि सारे बंदे कोर्ट जा सकते हैं, रियलिटी च नहीं है। इंडिया गरीब है, लीगल प्रोसीजर च बहुत पैसा लगता है, तो इस करके सुप्रीम कोर्ट ने 1980s ਦੇ ਵਿੱਚ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मैकेनिज्म करता। तो ये की सीगा को पब्लिक स्पिरिटेड बंदा पब्लिक के बिहाफ के उत्ते केस पा सकता है।
ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਇਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਈਏ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਤੇ ਹੁਣ ਮਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਝੋਨਾ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਭਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ COVID-19 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ SGPC ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਕਰਕੇ SGPC ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ SGPC ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਐਤਕੀ SGPC ਨੇ COVID-19 'ਚ ਕੰਮ SGPC ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ और राधा स्वामीज ने बहुत ज्यादा काम किया। मैं कई ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਂਦੇ ਸੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੜਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅਸਟੋਨਿਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਨਾਰਮਲ ਮਤਲਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਨੇ ਦੇ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਡੂ ਥੀਸ ਜੌਬਸ। COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ। मैं 2-3 मतलब कि डिस्ट्रिक्ट का चार्ज मेरे को सीगा मैं उत्थे देखिया कि मतलब कि SGPC एंड गुरुद्वारा दे वर इन डॉर्मेंट स्टेट एंड इट वाज असी हमेशा राधा स्वामी उसने फोन मारते सी कि वो बड़ा हंबली जिवें मतलब कि 5-5 हज़ार बंदियां दा खाना पैक दे दिंदे सी 10 हज़ार का भी दिता उन्होंने बना के ते दे दिंदे सी ते एडमिनिस्ट्रेशन वंडे हुंदे सी। तो चलो मेरे मन च इस बारी मैं आप आई वॉज वेरी मच शॉक्ड कि इन्नी जी गरीब लेबर सी बेचारी वो रुलती रही और 2 केसिस तुसीं शायद सुनिया होगा कि एक कुड़ी गुड़गांव तो अपने फादर नूं साइकिल ते बिठा के पिंड लै गई 1200 किलोमीटर जिहदे विच उहने कहंदे 200-250 किलोमीटर ट्रक ते सफर किया बाकी दा सारा साइकिल दे पिछे बिठा के अपने फादर नूं लै गई। भिल द जुडिशरी हैज़ आल्सो चलो ये बिल काफी पुराना इशू हो गया तो एक ना जस्टिस भगवती सीगे 2 जज सी इन्होंने पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन दे उत्ते बहुत ज्यादा स्ट्रेस दी है कृष्णा अय्यर ते जस्टिस भगवती। जुडिशियल एक्टिविज्म आ गया मतलब कि जुडिशरी है ना जी आम तौर पर लैजिसलेचर ते एग्जैक्टिव दे काम नूं काम च इंटरफेयर नहीं करती उन्होंने अपने उत्ते एक लिमिट लगा रखी है कि कोर्ट का काम नहीं है पर साडे पिछे जे की होया जुडिशरी ने एग्जैक्टिव की पोजीशन इन्नी माड़ी हो गई जिस तरह के एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई सी देखो एक सिंपल जी गल है एग्जैक्टिव का बहुत सौखा जिहा काम है कि तुहाडी जिहड़ी कणक हैगी है ये FCI के गोडाउन्स दे विच बारिश पै के गल के काली हो गई ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੜਤਾ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਲੋ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ FCI ਦੀ ਕਣਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਜਾਊਗਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਊ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। You are more inclined to save the interest of trading class and sacrificing the interest of the poor people. कहते जी कणक का मार्केट च प्राइस फॉल कर जाऊगा तो जी ट्रेडिंग क्लास है तो इंडस्ट्री को घाटा पै जाऊगा। तो जे इहो जे हालात ने फिर तो मतलब कि जुडिशरी को एक्टिव होना पऊगा तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इन्ने घंटिया जी कणक है वंड दो ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਤੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕਣਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਿਆਤੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਲਾਸ ਤੇ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ 500 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ
आड़ती पैसा लाते हैं उन्होंने, तो फिर मतलब कि जुडिशरी एक्टिव होगी। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2G ਸਕੈਮ ਕੇਸ ਹੈ, CVC ਕੇਸ ਹੈ, ਝਾਰਖੰਡ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਲ ਬਲੌਕ ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਏ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਕੈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਨੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੋਰ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਗਰੈਸਿਵਿਜ਼ਮ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੇਸਿਸ। ਐਗਰੈਸਿਵਿਜ਼ਮ 'ਚ ਇਹ ਹੋਗੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਰਡਰਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਜੌਬ ਆਫ ਕੋਰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ then someone has to step in so as to ਮਤਲਬ save the interest of the poorest of the poor। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜਜਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। तो फर्स्ट इज गोपालन केस 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। violation of fundamental right to freedom under preventive detention. Court was approached over the validity of that. The Supreme Court held that the constitutional validity of the law can be verified by the judiciary, and the judiciary has only the capacity to verify whether the procedure according to the law has been followed. तो कोर्ट ने देखिए केस दिता सी। अगला आ गया चंपाकम दोराय राजन केस 1951। तो इन्होंने जिहड़ी बैकवर्ड क्लासेस दी रिजर्वेशन सी तमिलनाडु दे विच, वो इन्होंने चैलेंज करती सी। तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेस जिहड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जिहड़ा सीगा, ते फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट वाज इंसर्टेड आर्टिकल 15(4) इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस तो बाद साडे कोले एक होर केस आया, Shankar Prasad case 1952, the first constitutional amendment act providing for reservation was challenged that it violated the fundamental rights. The court held parliament has the power to amend the constitution. लो जी, एक है देखो, कोर्ट ने ते बेसिकली ये कहता पार्लियामेंट है जिहड़ी ये आर्टिकल 368 दे अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नू अमेंड कर सकती है ते फंडामेंटल राइट नू भी। फिर एक बेरू बारी केस 1960 च होया सी। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸੀਡਿੰਗ ए ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਟੂ ਐਨ ਏਲੀਅਨ ਸਟੇਟ। ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਸੀ ਨਾ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਕੁਛ ਪਾਕਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਦੇ ਵਰ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾय ਇੰਡੀਆ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿਚ ਵਰ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾय ਪਾਕਿਸਤਾਨ। तो ये उन्होंने की किया, वाइल सीडिंग ए पार्ट उन्होंने हिस्सा देता of Indian territory to an alien state, the court in an advisory opinion held that such process cannot take place unless constitutional amendment to that effect is made. तो इन्होंने कहा कि जी constitutional amendment सानू चाहिए। आगे केशव सिंह केस आ गया साडे कोले। इन्हें केशव नंदा भारती केस किया, मतलब डिस्कस मैं यही करता।
ये बड़ा फेमस केस है। तो ये तो पहला एक केशव सिंह केस है। तो ਇਹਦੇ ਚ ਐ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗਾ ਕੇਸ਼ਵ ਸਿੰਘ ਕੇਸ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਲਈ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤ ਕੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ to issue warrant against the individual must comply with the due process requirements under Article 21। तो ये उन्होंने ਇਹਦੇ ਚ ਮਤ ਕੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। तो एक साडे कोले गोलकनाथ केस मैं करना चाहना डिस्कस हैगा इन्हें दे रखा। गोलकनाथ केस च की सीगा साडे कोले द सुप्रीम कोर्ट वाइल रिवर्सिंग द रूलिंग मेड इन शंकर प्रसाद एंड सज्जन केस held that constitutional amendment cannot be extended to infringement of fundamental rights। तो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ शंकर प्रसाद केस से मैं लगता शायद वी हैव टॉक अबाउट द शंकर प्रसाद केस। हाँ ये रिजर्वेशन दे अगेंस्ट ही सीगा। तो हुण साडे कोल एक बड़ा फेमस केस साडे कोल अगे आ जांदा है केशव नंदा भारती केस। ये बहुत फेमस केस है। ये राइट टू मत के प्रॉपर्टी दे अंडर होया सीगा। तो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ केशव नंदा भारती सी ਇਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। तो उदों फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दिता कहते सर्टेन बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय आर्टिकल 368 याद रख लो है while others can be done so without having a sweeping change in constitution। मनिरवा मिल्स केस सीगा। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस सीगा 1980 का। तो ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। तो ये ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਨਿਰਵਾ ਮਿਲਸ ਕੇਸ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। तो ਇਹਦੇ ਚ ਫੇਮਸ ਟਰਮ ਹੈ दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। तो बेसिकली ये थोड़ा जाना इन्हें सही नहीं दस रहे। एक केस ऐ होया सी मिसेस इंदिरा गांधी ने एक 42nd अमेंडमेंट से पास करता सी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स शुड बी गिवन प्राइमेसी ओवर फंडामेंटल राइट्स। ਤੇ ਇਹ ਮਨਿਰਵਾ ਮਿਲਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। तो अगे साडे कोल एक बड़ा फेमस शाहबानो केस आ गया। तो शाहबानो केस 1985 च होया सीगा। तो ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮਨ ਹੈ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਰਾਈਟ ਟੂ ਗੈਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫਰਮ देयर ਹਸਬੈਂਡਸ व्हेन दे आर डाइवोर्स्ड although such practice is not permitted under Muslim traditional law। थोड़ा जिहा इन्होंने मतलब कि डिस्टॉर्ट किया होया इस चीज़ नूं। जिहड़ा मुस्लिम लॉ है ना उहदे अंडर एक मेहर की रकम होंदी है। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ औरत की शादी ਹੁੰਦੀ है तो ਉਹਨੂੰ शादी ਦੇ ਵੇਲੇ एक मेहर की रकम फिक्स की जाती है। मतलब कि वो जिहड़ी मेहर की रकम है ਜਦੋਂ जे ਉਹਦਾ तलाक हो जाता है तो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ मेहर की रकम है वो फिर अपने वरतन लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ शाहबानो नाम की एक औरत सी ਇਹਦੀ खासी उम्र सी ਇਹਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਇਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਤਾ ਸੀ। तो ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਤੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਵੂਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੀ, ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਬਦਲਤਾ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਕੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬੱਚੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਕਾਂਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਜੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। So they have given sufficient chances, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੀ। तो ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ 3 ਚਾਂਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਪਲ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਨਾ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ 3 ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਾਨੀ ਲੜ ਪਈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਤਾ, ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ 3 ਵਾਰੀ ਤਲਾਕ 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 ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀ ਤਲਾਕੀ ਗਈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਜ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੇ ਰੂਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੂਲ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਹ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਲਾਈਕ ਓਡ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਵੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੈਰੀ ਦੀ ਅਨਦਰ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਗੈਟ ਡਿਵੋਰਸ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਰ ਮੇ ਵੀ ਸਮ ਆਡ ਲਾਜ਼ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਨਿਅਤਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਧਰਮ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 200-400 ਸਾਲ ਜਾਂ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ। ਵਨ ਇਜ਼ ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਐਂਡ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਵੂਮਨ, ਅਦਰ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਫॉर ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਨਾ ਹੀ ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਿੱਚਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਬਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ 1978 'ਚ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ। ਤੋ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨੇ
वो अगे दी मतलब के सक्सैसर बनी, वो तो हुण एक बड़ी वड्डी हिस्टरी है। उस वेले एक बड़ा जबरदस्त केस हो पाया सी। सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड द A.K. गोपालन केस, मेनका गांधी केस 1978। मेनका गांधी सिख फैमिली चों है। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਸਟ ICS ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਟ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ICS ਬਣੇ ਸੀ। ਫਸਟ ਸਿੱਖ ICS ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ICS ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ICS ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, मतलब कि मैरिट के उत्ते जिहड़े एग्जाम पास करके फस्ट सिख ICS बने ने, वो उन्होंने मतलब कि ग्रैंड पेरेंट्स या मत के उन्होंने दे विचों सीगे। तो मेनका गांधी का केस की सीगा? Supreme Court overruled the A.K. Gopalan case and mooted that due process of law doctrine, according to which procedure according to the law as well as the reasonableness and validity of law can be questioned by judiciary। बड़ा remarkable case है। जो फाइनल चीज़ चो निकल के आई है, जिवें मैं पहला हुण तक तुहाडे कोल असीं रौला पांदे रहे हैं कि इंडिया जिहड़ा हैगा थोड़ा जिहा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दे वल बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दे वल इंडिया मूव कर रहा। वो किस तरह? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਇਹਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। तो दिस इज 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਬਾय ਲਾਅ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की है इंटेंट या रीजनेबलनेस ऑफ लॉ। जिस तरह मैं एक थोड़े सामने 2-3 एग्जांपल्स रखियां सी कि खास करके जड़ा क्रीमी लेयर का कंसैप्ट है। असी कहने जी जड़ा जी BC क्लास है जी या OBC क्लासेस ने जड़ियां जी, OBC क्लास है, ये जी कुछ रिच बंदे ने जी, और रिच डिवेलप हो चुके ने जी, इस करके उन्होंने रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं देना चाहिए। Same reason, why don't we apply the same reason to SC category or to ST categories? लॉजिक तो उन्हां च भी अप्लाई हुंदा है ना कि जिहड़े ऑलरेडी ऑफिसर बन गए जिन बंदे, उन्हां दे जिहड़े जिवें हुण DC दा बच्चा है, हुण तुसीं DC दे बच्चे नूं इह गल कह सकदे हो भी यार उहनूं ओहदी स्कूलिंग ठीक नहीं होई, ठीक है ना, ते बाकी कैटेगरियां दी स्कूलिंग उहदे नालों वधिया होगी, या SDM के बच्चे का, या कोई भी मतलब क्लास 1 ऑफिसर है, या मतलब क्लास 2 हसबैंड वाइफ है, ईवन मैं तो कहना क्लैरिकल हसबैंड वाइफ है, उन्होंने को सफिशिएंट फंड्स होंगे अपने बच्चे को पढ़ाने के। एक पासे तो ये 3 क्लासा आ गई, एक पासे आ गया दिहाड़ीदार है जिद को पक्की नौकरी नहीं है, वह बच्चा मेहनत कर और वो वधिया स्कूल च नहीं पढ़ा सकता, ये मतलब प्रॉब्लम, वो घर के माहौल नहीं दे सकता। तो इस करके वो reservation है जिहड़ी वो justified and it is and he is जिवें आपां कहंदे कि more deserving candidate। तो सेम रीजन असी एक क्लास से तो अप्लाई करता, दूजी तो कीता नहीं जी। ਉਹਦਾ रीजन यह है जी कि कॉन्स्टिट्यूशन दे विच जी क्रीमी लेयर दा कंसैप्ट SC ਨੂੰ अप्लाई नहीं होता, तो दैट इज अनरीजनेबल। जे तुसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना है, इफ इट इज डन इन OBC इट शुड आल्सो बी डन इन SC एज वेल एज इन ST। तो एक साडे कोले एग्जाम्पल है जिहड़ी इन्हां दोवां चीज़ां नूं निखेड़दी है। हुण साडे कोले मनेरवा मिल्स केस 1980 का असीं कर लिया, शाहबानो केस 1985 का भी कर लिया। तो एक साडे कोले सेंट स्टीफनसन केस सीगा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एटलीस्ट 50% of the seats in minority institutions should be reserved for non-minority students। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब कि जजमेंट मनी जाती है कि the Supreme Court held that at least 50% of the seats, ਅੱਜ ਦੀ डेट ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। The Supreme Court held that at least 50% of seats in minority institutions should be reserved for non-minority students. So Indira Sane case 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ reservation cannot exceed 50% and introduce creamy layer। ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ। ਫਿਰ ਇੱਕ SR ਬੋਮਾਈ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ। ਇਹ 19 ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕੇਸ 1993 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਇੰਦਰਾ ਸਾਨੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਡਿਸਕਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ 50% ਦੀ ਕੈਪ, ਇੱਕ ਨਾ 323 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲੇਮਸ ਹੈ ਨਾ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੂਟ ਕਰਤਾ OBC ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਰਲਾ ਮੁਦਗਲ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। The Supreme Court ruled that a man married under Hindu religious law cannot convert himself to Islam for the purpose of marrying another woman। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आया सीगा इस्लाम दे विच। इस्लाम जिहड़ा पर्सनल लॉ है ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 4 ਔਰਤਾਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਸਬੈਂਡ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਫਾਲੋਡ ਬਾਈ ਟੀਮ ਆਫ ਹਿਸ ਵਾਈਫ, 10-11 ਜਨਾਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਾਅ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ 4 ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਡੀਵਲ ਏਜ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੰਗ ਵਿਡੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਯੰਗ ਵਿਡੋਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਮਨੀ ਅਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਘਰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਰੁਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਦੇयर इज ए ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੈਪੇਬਲ ਐਂਡ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਮੇਲ ਹੂ ਕੈਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਦੇ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਤੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਾਅ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਭਜਨ ਲਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਲਤ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਾਅ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਲਾਮ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਲਾ ਮੁਦਗਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਾਅ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ 1995 'ਚ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ SR ਬੋਮਾਈ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, federalism is a part of basic structure and state governments cannot be arbitrarily dismissed by the governor
and any such test of confidence of the executive must be done on the floor of the assembly। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜਾਇਆ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। तो फिर एक उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਹਾ ਵੜਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਅਪਾਇੰਟਡ ਵਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਲੈਕਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮਤ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ arbitrary power देती गवर्नर को। गवर्नर just acts as an agent of president de facto prime minister। तो मैं दूजी बार दस रहा कि जो मिसिस इंदिरा गांधी जो जनता पार्टी मोरारजी देसाई अंडर पावर चाहिए तो उन्होंने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज डिसमिस करके इलेक्शन कराता। जो 80 इंदिरा गांधी दौरे पावर चाहिए तो उन्हें नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज डिसमिस करके इलेक्शन कराता। तो totally arbitrary application of the power of the governor कि गवर्नर विदाउट एनी रिपोर्ट उही लिख के दे दिंदा जी फलानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब नाल नहीं चल रही स्टेट गवर्नमेंट। एसआर बोम्बई केस दे विच उन्हां ने क्लीयर किया कि तुसीं इस तरह बनी बनाई सरकार नहीं तोड़ सकते। बादल साहब नूं ये मेन इतराज सीगा सरदार प्रकाश सिंह बादल जी नूं कि मेरी तां जी गवर्नमेंट जदों की होया ਇਹਨਾਂ ਦੀ 78 ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਜਿੱਥੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਵਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਡਿਸਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦੁਰਗਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਕਿ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਯਾਰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਤਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਦੋਂ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਭੋਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੋੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਟਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਓ ਇਟਸ ਟੂ ਮੱਚ तो दरबारा सिंह की गवर्नमेंट उन्होंने डिसमिस करती सी। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ that government was not definitely running according to the norms of the constitution। तो ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਅੱਤਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਮ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਤਾ। तो बरनाला साहब का मैं ना कहा लेना
ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸੀਐਮ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਐਕਟਰੈਸ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹੁਣ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 5000 ਸਾੜੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 35000 ਸਾੜੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਦੀ ਫਿਗਰ ਇਹ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਚਲੋ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਰ ਦੋ ਡਿਸਮਿਸ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਡਿਸਮਿਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਰਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਫਸਟ ਮੈਨ, ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਦੇयर ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਗਰਾਊਂਡ। ਤੇ ਬੋਮਾਈ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਗਵਰਨਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰਰੀਲੀ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 356। ਇਹ ਐਸਆਰ ਬੋਮਾਈ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਆਰਬਿਟਰਰੀਲੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ norms of constitution ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। there should be reports, and on the basis of those reports he will conclude that the government is not run according to the norms of the constitution। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। तो ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ judicial review is a part of basic structure of the constitution। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਸਆਰ ਬੋਮਾਈ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਸੌਰੀ ਆਹੀ ਐਸਆਰ ਬੋਮਾਈ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ is a part of basic structure। Federalism is a part of basic structure and state governments cannot be arbitrarily dismissed by the governor। ठीक है जी। तो चंद्र कुमार केस 1997 च ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। TMA ਪਾਈ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। तो Supreme Court held that the right to administer minority educational institution is not absolute। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰਨਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ ਸਟੇਟ ਕੈਨ ਰੈਗੂਲੇਟ ਦ institutional affairs in the interest of educational standards। ਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, टू जी स्पेक्ट्रम स्कैन। तो एक होर केस है इनामदार केस। सुप्रीम कोर्ट held declared that reservation for SC/ST in private educational institution null and void। To overcome this judgment, the government proposed 93rd constitutional amendment in private institution। ये बड़ा याद रखना है। एक इनामदार केस होया सी 2005 च। उन्होंने कहता सी कि SC ते ST दी reservation private institution च null and void है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई सी ये, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਮਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 93ਵੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਿਹਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਇਹ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ। मैं जरा केस करता थोड़ा मत के डिस्कस। तो इन्हें शायद नहीं देता, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। तो हर एक बुक है ना जी बच्चों, कोई भी बुक कंप्लीट नहीं हैगी, किसी कोई कमजोरी है किसी कोई है। लो जी,
Supreme Court held that governor of a state does not enjoy absolute immunity. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਏ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਊਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਤੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੀ ਜੇ ਤੇ ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਗੋ ਅਨਪਨਿਸ਼ਡ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹੀ, Supreme Court held that governor of a state does not enjoy, very important line है, governor of a case state does not enjoy absolute immunity from judicial review and the courts can invalidate any malified action of governor. Governor ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ malified action ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तो चंद्रा कुमार के केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਅ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। तो ਇੱਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੇਸ ਲੈ ਲਈਏ 2G spectrum. Supreme Court declared that allotment of spectrum as unconstitutional and arbitrary and quashed all the 122 licenses issued in this by A. Raja, the main official accused of the 2G spectrum case. Black money. 2012. The government refused to disclose details of about 18 Indians holding accounts in LGT Bank. Liechtenstein, evoking a sharp response from bench comprising B. Sudarshan Reddy and SS Nijar. The court orders SIT to probe the matter. Right to reject. तो ये बड़े टाइम तो आ रहे थे पर लोगों ने इन्हों रिस्पॉन्ड नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड इलेक्शन कमीशन टू इंट्रोड्यूस नोटा। ये मैं अपनी एक इंटरव्यू ਦੇ ਵਿੱਚ 1993 ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਮੈਂ ISD ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਅ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। तो ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ VOTING ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾ। ਨਾ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਡਾਂਸ ਬਾਰਸ, ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਬਾਰਸ ਬੜਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਬੰਬੇ ਚ ਬੈਨ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਸੀ। So 8 years after the Maharashtra government banned dance bars in Mumbai, the Supreme Court on 16 July gave it go ahead to their reopening in the city and elsewhere in the state. Supreme Court recognizes transgender as third gender. A 14 chahiye judgment. In the landmark judgment, the Supreme Court recognizes a transgender person as a third gender. ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ judgments आईयां ने। Acid attack victims in disability list. Supreme Court has directed all states and union territories to consider the plight of acid attack victims and take appropriate steps with regard to the inclusion of their names under the Disability Act and then Triple Talaq Act. This article Supreme Court ने किया। Supreme Court has declared the practice of triple talaq as unconstitutional. ਇਹ 5 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਬੈਠਿਆ ਸੀ and hereby direct the Union of India to consider appropriate legislation particularly with reference to talaq-e-biddat. Talaq-e-biddat. In this verdict, Supreme Court also declared that this form of talaq is violative of Article 14 of the Indian Constitution. Right to privacy is a fundamental right. Article 21 of the Constitution. In a unanimous decision, a 9-judge constitutional bench overruled the judgment of MP Sharma and Khark Singh case and declared right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and liberty. Article 20 Article 21 ਦੀ reinterpretation constitution ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। Article 21 is right to life and liberty. Passive euthanasia is permissible. The Supreme Court has given legal sanction to passive euthanasia in a landmark verdict permitted living will by patients on withdrawing medical support if they
slip into the irreversible coma. The Supreme Court in 2011 recognized passive euthanasia in Aruna Shanbog case, for which it has permitted withdrawal of life-sustaining treatment from patients who are not in a position to make an informed decision. Sex with minor wife is rape. एक judgment आई है. The two-judge bench of Supreme Court held that sexual intercourse with a minor below 18 wife is a rape, and Section 198(6) of CRPC will apply to the case of rape of wives. The age of consent has been made 18 from 15 in these cases. तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤੇ ਆ. तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ